हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई मस्त हो रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आरक्षण कहाँ होना चाहिए। और लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था आरक्षण की सीमा। ठीक है, तो आरक्षण की सीमा क्यों आवश्यक है इसके बारे में मैंने चर्चा की थी। तो देखो, आरक्षण का ये लास्ट टॉपिक है हमारा और यहाँ क्या है कि हम सारे विवादों पे चर्चा कर लेंगे और इसका निष्कर्ष भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो जो यूपीएससी या पीसीएस वगैरह की तैयारी करें उनको पता है कि जब भी हम किसी चीज़ को पढ़ेंगे तो रट के नहीं पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे। लेकिन मैं एक बात बोलती हूँ, सारे जो भी जीवन में जो भी विद्यार्थी हैं, आप किसी चीज़ स्पेशली ज़रूरी नहीं है कि आप यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तभी आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए बैठ रहे हो ना, तो देखो जब आप किसी चीज़ को समझ के पढ़ोगे ना, विस्तार पूर्वक अच्छी से इसकी जानकारी लोगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सब चीज़ आपके दिमाग में इजीली एंटर होते जाएगा और वो निकलेगा भी नहीं जल्दी से। तो समझ के पढ़ने से क्या होता है, लंबे समय तक याद रहता है। और जब समझ के पढ़ेंगे, अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ेंगे तो क्या होगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हमारे क्या होते जाएंगे, स्टॉक होते जाएंगे। ठीक है, दिमाग में सारा जगह सेट होता जाएगा वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है आरक्षण कहाँ होना चाहिए। तो आरक्षण देखो, इस पे दो विवाद थे बच्चों। पहला प्रोन्नति में, मतलब कि प्रमोशन के टाइम, और दूसरा आरंभिक। तो देखो आरंभिक जहाँ बोला जा रहा है कि आरंभ में ही हम आरक्षण देंगे, तो इसका मतलब ये है कि नियुक्ति के समय हम आरक्षण देंगे। जैसे ही हम नियुक्ति, जैसे क्या होता है आप समझिए, जैसे कि 100 सीट निकलती है, किसी की वैकेंसी आती है, 100 सीट है। ठीक है, सरकारी सेवा याद रखिएगा, आरक्षण निजी में नहीं लगता है। तो उसमें से 60% तो आरक्षित है। मैंने बताया था ना कि पहले 50% आरक्षण था और अब 60 हो गया, आरक्षण की सीमा में बताया था। और मैंने इसके बारे में, मैंने आरक्षण के जो भी मेरे प्रीवियस क्लास से आप देखोगे ना, तो हर एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो उस सब में मैंने समझा चुकी हूँ। तो देखो 60% आरक्षण है, तो 60% सीट क्या होगी, आरक्षित होगी। तो ये 60% में बच्चों ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, उसके बाद से एसटी एससी सबको मिला के 60% हुआ। तो 60 सीट क्या हो गई, आरक्षित होगी। तो 60 सीटें आरक्षित होगी और 40 किस में आ गया, जनरल कैटेगरी में आ गया। तो अब ये समझना है कि ये दोनों को हमने क्या किया, आरंभ में ही बांट दिया है। तो इसको बोलेंगे हम आरंभिक आरक्षण, मतलब कि स्टार्टिंग में ही क्या कर रहे हैं, हम सीटों का बंटवारा कर दे रहे हैं। तो ये आरंभिक आरक्षण हो गया। अब प्रोन्नति के समय आरक्षण का बात समझिए क्या होता है। इसमें है कि आरक्षण के आधार पर नियुक्ति हुआ, मान लीजिए कि आरक्षण के आधार पर नियुक्ति हुआ, उसके बाद क्या हो रहा है कि प्रमोशन में भी आरक्षण मिलेगा। अब आपको समझ में ये नहीं आ रहा होगा कि आरक्षण के आधार पर नियुक्ति तो हुआ, प्रमोशन में भी आरक्षण मिलेगा, ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो बात को मैं समझा रही हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ एसटी एससी अनुसूचित जाति जनजाति के लिए बोला जा रहा था कि क्या किया जाएगा, इनको क्या किया जाएगा, आरक्षित। जैसे कि आरंभ में आरक्षण हुआ तो इसमें तो देखिए एसटी एससी भी इंक्लूड है ना 60% आरक्षण में। तो यहाँ से ये सेलेक्ट होकर यहाँ गए। ठीक है, क्योंकि देखो टोटल सीट 100 है तो 60% क्या है, आरक्षित सीटें हो गई। तो 60 आरक्षित सीटें हो गई, तो 22% किसका है, एसटी एससी का है। तो 22% मतलब कि 22, ठीक है, तो 22 सीटें किसकी हो गई, एसटी एससी अनुसूचित जाति जनजाति की। तो एसटी एससी की जो 22 सीटें हैं ये आरक्षित ही है ना। तो इस पे जो भी बैठे वो आरक्षण के माध्यम से ही तो बैठे हैं, और जो आरक्षण के माध्यम से बैठे हैं उन्हीं को क्या किया जा रहा है, प्रमोशन भी दिया जाएगा। प्रमोशन में उनको क्या किया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। तो पूरा मिलाकर एक बात समझ लो, जैसे कि 100 वैकेंसी आई, उसमें से 22 सीट किसके हैं, एसटी एससी के हैं, क्योंकि 22% आरक्षण इनको मिल रहा है। तो ये 22 लोग आरक्षण के द्वारा नियुक्त हुए और नियुक्ति के बाद इनको ही क्या किया जा रहा है, प्रमोशन दिया जाएगा। मतलब जब इनको प्रमोशन दिया जाएगा तो कुशलता और सीनियरिटी को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। अगर कोई व्यक्ति कुशल है ज़्यादा उनसे या सीनियर है तो उसको ध्यान में नहीं रखा जाएगा। फर्स्ट इन्हीं को मिलेगा, आरक्षण के आधार पर इन्हीं को पहला मौका मिलेगा प्रमोशन का। ठीक है, तो अब बात को ये समझना है कि क्या ये सही है, तो मेरे ख्याल से तो नहीं है। तो देखो, तो इस पे दो वाद विवाद है। जो इसके पक्ष में है, मतलब प्रोन्नति के आरक्षण में,
प्रोन्नति के समय जो आरक्षण के पक्ष में है उनका ये कहना है कि एसटी, और याद रखना सिर्फ एसटी एससी को मिलेगा, ईडब्ल्यूएस और जनरल इसमें नहीं है, इस सिर्फ एसटी एससी के लिए, ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए ये बात नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ भी समझाया है 100 सीटें हैं जिसमें से 22 एसटी एससी को मिल गई और 78 सीट किस में चला गया, ईडब्ल्यूएस, जनरल और ओबीसी में। मैंने एक अनुमानन बताया है, अब खुद से मैंने एक वैल्यू मानी है कि 100 सीटें निकली हैं और उस पर समझाया है, ठीक है। तो अब बात को ये समझना है कि देखो इसके पक्ष में जो है वो ये बोलते हैं ना कि एसटी एससी और एसटी एससी के जो बच्चे हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग हैं, उनको शिक्षा बहुत देर से मिलती है और वो सरकारी नौकरी में बहुत देर से आ पाते हैं और रिटायरमेंट का तो सबका एक ही समय है। तो क्या किया जाएगा, इनको प्रमोशन देना चाहिए, ये जो इसके पक्ष में है वो बोल रहे हैं। लेकिन जो इसके पक्ष में नहीं है वो ये बोल रहे हैं कि बिल्कुल भी नहीं, जब हमने उनको आरंभ में ही आरक्षण दे दिया है तब तो वो नौकरी में आ गए, सेवा में आ गए, अब तो अपनी कुशलता से आगे बढ़ो, अब क्यों आरक्षण की बैसाखी चाहिए आपको, ठीक है। तो ये तर्क तो तार्किक लग रहा है ना कि हाँ सही बात है, जब हमने आपको आरंभ में आरक्षण दे ही दिया है और उसके बाद आप आ रहे हो, नौकरी में आ गए हो, तो अब अपनी कुशलता से आगे बढ़ो, अब क्यों आरक्षण चाहिए आपको। तो देखो ये राजनीति है और ये जो है राजनीति के लिए ही हो रहा था। तो समझिए अब ये क्या हुआ, ये जब प्रोन्नति में जो आरक्षण है इसका विवाद फिर आगे बढ़ा और उच्चतम न्यायालय में गया और उच्चतम न्यायालय में इंदिरा साहनी वाद में गया, ठीक है। तो प्रोन्नति में आरक्षण को जब उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई की इंदिरा साहनी वाद में 1992 में, तो उन्होंने बोला कि देखो कुशलता के आधार पर अगर ये आगे बढ़ते हैं तो उससे क्या होगा, वो सही है, नहीं तो एक तो ये आरंभ में आरक्षण दे दिया गया है तो इसको देना तो व्यर्थ हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने भी यही बात बोली कि आरंभ में तो इनको आरक्षण मिल ही गया है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इनको जो आरक्षण दिया गया है वो तो व्यर्थ हो जाएगा और फिर इनको प्रमोशन भी आरक्षण के आधार पर देंगे तो इससे क्या होगा, कुशलता प्रभावित होगी सरकारी नौकरियों की। और आर्टिकल 335 में तो बोला ही गया है कि अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण देते समय ये बात विशेष रूप से ध्यान रखना है कि सरकारी सेवाओं की कुशलता प्रभावित ना हो। तो अगर हम इनको आरक्षण प्रमोशन में भी देंगे तो सरकारी सेवा की कुशलता क्या होगी, प्रभावित होगी। इसीलिए उच्चतम न्यायालय ने बोला कि नहीं, इसको हम नहीं ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम कौन सी राजनीतिक पार्टी मानने वाली है, अगर हम बोल दें इसको नहीं ला सकते उच्चतम न्यायालय, तो आपको तो पता ही है संसद के पास क्या है, संविधान संशोधन का अधिकार है। तो स्टार्ट हो गया संविधान संशोधन और 77 संविधान संशोधन लाया गया। तो इसके बारे में हमें आगे बता रही हूँ, पहले इसको थोड़ा सा रिमूव कर लेती हूँ। और एक चीज़ इधर भी मैं बता दूँ कि जब आरंभिक में आरक्षण मिलता है तो वो दो प्रकार से मिलता है, एक होता है ऊर्ध्वाधर और एक होता है समानांतर। ऊर्ध्वाधर मतलब कि वर्टिकल और समानांतर मतलब हॉरिजेंटल, मतलब कि समझिए जैसे कि यहाँ पिछड़े वर्ग हैं, ओबीसी लिख देती हूँ डायरेक्ट मैं यहाँ पे, ओबीसी, यहाँ पे एसटी एससी ईडब्ल्यूएस, ठीक है। तो इनको 27% मिल रहा है, इनको 22.5 है तो 22% लिख दे रही हूँ और इनका 10%। तो इस तरह से हो गया, वर्टिकली डिवाइड किया गया है ऊपर नीचे। और यहाँ पे हॉरिजेंटल मतलब कि देखिए ये 27% पिछड़े वर्ग को मिला ना, इसमें से महिला और फीमेल, तो महिला को कितना मिलेगा, फीमेल को कितना मिलेगा, तो ये हो गया आपका हॉरिजेंटल, मतलब कि जो आरक्षण है, आरक्षण के सामने भी आरक्षण, मतलब आरक्षण में से आरक्षण, तो ये हो गया समानांतर, ऐसे डिवाइड किया गया है। आरक्षण में से आरक्षण मतलब कि 27% अगर ओबीसी को मिला है आरक्षण तो उसमें से कितना परसेंट मेल को मिल रहा है और कितना फीमेल को मिल रहा है, तो ऐसे 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 एक समानांतर लाइन में कर दिया जाएगा। उसके बाद एसटी एससी में भी सेम, तो समझ में आ गया, ये समानांतर और ये है ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल और हॉरिजेंटल रूप में बांटा जाता है। आरंभिक नियुक्ति के समय होता है ये आरक्षण, ठीक है। तो आरंभिक वाला आरक्षण अभी भी बना हुआ है, ये है, इसको उच्चतम न्यायालय ने बोला कि नहीं ये सही है, आरंभ में अगर हम आरक्षण किसी को देते हैं तो ठीक है, सामाजिक न्याय लाने के लिए दे रहे हैं, लेकिन अगर हम प्रमोशन में आरक्षण देते हैं तो वो सामाजिक न्याय नहीं होगा, उसमें क्या होगा, सरकारी नौकरी की कुशलता क्या होगी, प्रभावित होगी। तो इसको क्या किया गया है, इसको रोका गया है, ठीक है। लेकिन अब इसको उच्चतम न्यायालय ने निर्णय लिया कि हम इसको रोकेंगे, लेकिन आगे क्या किया गया, संविधान संशोधन किया गया है। तो संविधान संशोधन की कहानी थोड़ा सा मैं इसको रिमूव कर लेती हूँ और फिर बताती हूँ। तो देखो प्रोन्नति में प्रमोशन को जब उच्चतम न्यायालय ने क्या किया, खारिज कर दिया,
कब किया? तो इंदिरा साहनीवाद 1992। तो इंदिरा साहनीवाद 1992 में ये तर्क कहाँ गया? उच्चतम न्यायालय। और उच्चतम न्यायालय ने बोला कि ये असंवैधानिक है, असंवैधानिक है, मतलब कि ये गलत है। अगर हम प्रोन्नति में क्या करते हैं, आरक्षण देते हैं, तो इससे क्या होगा? सरकारी सेवाओं की कुशलता क्या होगी? प्रभावित होगी। तब उस समय सरकार थी नरसिंह राव की, उन्होंने क्या किया? 77 संविधान संशोधन लाया 1995। ठीक है, एक चीज़ याद रखना कि जब भी ये संविधान संशोधन हुए हैं और राजनीतिक पार्टियों ने जब ये संविधान संशोधन लाया है तो वो कोई सामाजिक न्याय लाने के लिए नहीं लाया है, हमेशा पिछड़ी जातियों के समर्थन और अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए और अपनी सरकार सत्ता में रखने के लिए लाया है। ठीक है, तो देखो 77 संविधान संशोधन लाया गया 1995 में। उस समय नरसिंह राव की सरकार थी, तो इन्होंने बोला कि देखिए प्रोन्नति में आरक्षण तो रहेगा ही रहेगा, मतलब कि प्रमोशन में आरक्षण रहेगा, साथ में ही पारिणामिक वरिष्ठता का भी लाभ ST/SC को दिया जाएगा। देखो बात को ये समझना है बच्चों कि ये जो है प्रोन्नति में जो प्रमोशन हो रहा है उसमें अगर हम आरक्षण देंगे तो क्या होगा? सामाजिक न्याय आएगा? नहीं आएगा। लेकिन राजनीतिक पार्टियों को इससे क्या मतलब है? कुछ मतलब नहीं है। राजनीतिक पार्टी को क्या करना है? आरक्षण की बैसाखी लेके क्या करना है? चुनाव जीतना है। ठीक है, तो एक चीज़ और हमें याद रखना है कि उच्चतम न्यायालय ने जब इसको खारिज किया था ना, तो एक और बात भी बोली थी। ये बोली थी कि देखो आर्टिकल 16 का क्लॉज 1 अवसर की समानता और आर्टिकल 16 का क्लॉज 4 जहाँ पे आरक्षण की बात हो रही है, अगर हम दोनों की तुलना करें तो आर्टिकल 60 का क्लॉज 1 हमेशा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 16 के क्लॉज 4 से। क्यों? क्योंकि आरक्षण फंडामेंटल राइट नहीं है, बल्कि आरक्षण क्या है? फंडामेंटल राइट का एक सहयोगी भाग है। तो जब ये सहयोगी भाग है तो इसको बस सहयोगी की तरह लेना चाहिए ना, इसको बस निचली जाति का उत्थान करने के लिए लिया गया। सही है। अब ये क्या बात हुई कि आप नौकरी में जब आप उसको आरक्षण से घुसा ही दिए हैं, जगह दे ही दिए हैं, तो उसके बाद भी आप उसको आरक्षण दीजिए और ऊपर बढ़ाइए। मतलब कि एक साथ अगर मान लो 4 बैच में, मान लीजिए हम 4 लोगों का सिलेक्शन हो जाता है किसी डिपार्टमेंट में और उसमें से 2 लोग ST/SC के हैं, तो जब प्रमोशन की बात आएगी तो उनको प्रमोट करके आगे बढ़ाएंगे, फिर उनको आगे बढ़ाएंगे और हम तो जहाँ के थे वहीं रह जाएंगे। कुशलता को तो बाद में देखा जा रहा है ना, पहले तो आरक्षण को देखा जा रहा है। पहले ST/SC को, अनुसूचित जाति को आरक्षण दिया जाएगा क्योंकि उनके सामने ना कुशलता चलेगी, ना ही क्या चलेगा, ना ही सीनियरिटी चलेगा। ठीक है, तब ये जो मामले इसके द्वारा ये क्या बोले कि प्रोन्नति में आरक्षण होगा। नरसिंह राव की सरकार क्या किए? उच्चतम न्यायालय के निर्णय को बदलने के लिए 77 संविधान संशोधन लेके आए। और संविधान संशोधन क्यों होता है ये भी बता चुकी हूँ, क्योंकि संसद को अधिकार है संविधान का संशोधन करने का, उधर उच्चतम न्यायालय को अधिकार है संविधान की रक्षा करने का, संविधान की व्याख्या करने का। तो जब इन भाई साहब ने क्या किया, संविधान का संशोधन किया, नरसिंह राव की सरकार ने 77 संविधान संशोधन 1995 लाया और बोला कि प्रोन्नति में आरक्षण बना रहेगा, साथ ही प्रमाणिक वरिष्ठता का लाभ भी मिलेगा। तो क्या हुआ, उच्चतम न्यायालय की नज़र फिर से इस पे गई और फिर से ये वाद कहाँ गया, नागराजनवाद में। ठीक है, ये विवाद। तो देखो पहले मैं ये समझा दूं कि प्रमाणिक वरिष्ठता का लाभ का मतलब क्या हुआ। तो देखो प्रमाणिक वरिष्ठता का लाभ का मतलब ये हुआ कि जैसे कि मान लो 1 2 3 4 ये 4 लोग एक ही बैचमेट, मतलब एक ही डिपार्टमेंट में एक ही पोस्ट पे सेलेक्ट हुए, मान लो क्लर्क पे। अब आरक्षण आता है तो प्रोन्नति में आरक्षण बना रहेगा। इसका मतलब क्या है कि ये 2 लोग मान लो ST/SC है, SC/ST, तो क्या होगा कि इन दोनों को फर्स्ट मौका मिला, ये ऊपर चले गए, ये क्या बन गए, कैशियर बन गए। तो अब ये सीनियर हो गए। तो अब प्रमाणिक वरिष्ठता मतलब आगे फिर एक प्रमोशन आया मैनेजर का, तो मैनेजर भी फिर यही बनेंगे क्योंकि ये क्या हो गए, ये वरिष्ठ हो गए।
ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, एक बार इनको प्रमोशन मिला, फिर ये आगे आगे आगे, मतलब कि जिसको लाभ मिला है आरक्षण का उसी को क्या हो रहा है, बार बार प्रमोशन किया जाए, क्योंकि वरिष्ठता तो वही हुए ना, वरिष्ठ तो वही हुए। तो अपने एक ही साथ ज्वाइनिंग करने के बाद भी ये लोग क्या हो जाएंगे, ये दोनों लोग जूनियर हो जाएंगे और ये क्या हो गए, सीनियर हो गए, क्योंकि आरक्षण के हिसाब से तो कुशलता नहीं देखी गई ना, इनको देखा गया। ठीक है माफ करना। अगर कुशलता के आधार पे इनको प्रमोशन मिलता तब क्या होता, ये चारों फाइट करते, जो कुशल होता वो आगे बढ़ता। ठीक है, और उसके बाद फिर प्रमोशन का आता तो फिर जो कुशल होता वो आगे बढ़ता, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि जो इनको आरक्षण मिला है प्रोन्नति में, मतलब प्रमोशन में इनका सीट आरक्षित है तो ये आगे बढ़े, उसके बाद प्रमाणिक वरिष्ठता भी मिलेगी, फिर ये वरिष्ठ भी है और आगे भी बढ़ते जाएंगे। समझ में आ गया इसका मतलब। तो फिर से ये बात कहाँ गया, विवाद उच्चतम न्यायालय में गया, और कौन से वाद में गया, तो नागराजन वाद में गया 2006। तो उसके बारे में अब मैं बताती हूँ, थोड़ा इसको भी रिमूव कर देती हूँ। तो 77वें संविधान संशोधन जब आया और जब दो बातें बोली गई उसमें, तो उसका जो विवाद है ना फिर उच्चतम न्यायालय में गया, और ये केस कहाँ सुना जाएगा, तो नागराजन वाद 2006 में। इसमें उच्चतम न्यायालय ने 3 तर्क दिए, बोले कि देखो चलो हम दे देते हैं प्रमोशन में आरक्षण, बट 3 तर्क और तीनों का जवाब आप दीजिए। पहला कि इससे सरकारी सेवा की कुशलता प्रभावित नहीं होगी, पहला तर्क। दूसरा तर्क कि आप ये बताओ जिनको आप आरक्षण दे रहे हो उनका प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है सरकारी सेवाओं में, और तीसरा कि क्या अभी भी वो पिछड़े हैं। तो देखो अगर नौकरी पाने के बाद भी वो पिछड़े हैं भैया, तब हमको आरक्षण देने से क्या फायदा आरंभिक में। ठीक है ना। तो इन तीनों का जवाब किसी के पास था ही नहीं, कि जाहिर सी बात है कुशलता प्रभावित होएगी ही सरकारी सेवाओं की, क्योंकि अगर हम उनको आरक्षण के हिसाब से बढ़ाते जाएंगे तो जो कैंडिडेट एक बहुत डिजर्विंग है वो तो पीछे रहेगा। पर चला मैनेजर, उससे भी ऊंचे पोस्ट, उससे भी ऊंचे पोस्ट, सब पे कौन बैठेगा, आरक्षण के हिसाब से बैठेंगे ना लोग, तो कुशलता के हिसाब से तो बैठेंगे नहीं, तो कुशलता प्रभावित होगी ही। फिर पिछड़े तो वो रहेंगे नहीं, जॉब हो गया तो वो कहाँ से पिछड़े हैं, तो वही चीज़ है। तो ये 3 तर्क उच्चतम न्यायालय ने मांगा, और इन तीनों तर्क के बारे में क्या हुआ, अभी भी कोई डेटा सरकार के पास नहीं है, तो ये अभी भी लटका हुआ है। प्रमोशन में आरक्षण अभी भी लटका हुआ है, ये अभी लागू नहीं हुआ है, उच्चतम न्यायालय में इसका केस अभी तक लटका हुआ है। तो अभी किस पे हम प्रमोशन, आरक्षण कहाँ होना चाहिए, तो अभी कहाँ हो रहा है, आरंभ में ही। तो आरंभ में तो समझ में आ गया, नियुक्ति के समय ही जैसे सीट निकलेगा, सीट बांट दिया जाता है कि इतना ST SC का, इतना OBC का, इतना EWS का, इतना जनरल का, और उसके हिसाब से नियुक्ति। ठीक है। तो अभी क्या है, नियुक्ति में आरक्षण है, मतलब आरंभिक आरक्षण है, प्रमोशन में आरक्षण नहीं है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है, क्या आरक्षण का सिद्धांत बैकलॉग के लिए भी एक जैसा होगा। तो बैकलॉग का मतलब ये हुआ जो पिछली रिक्तियां रह चुकी हैं। तो इसको मैं समझा देती हूँ पहले अच्छे से। और थोड़ी देर पहले मैं क्लास ले रही थी ना, तो मेरे से ना क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था बोलने में। तो अगर आप लोगों को भी दिक्कत हुई होगी कुछ क्लास के दौरान, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर देते हैं ये बैकलॉग वाला। तो देखो, बैकलॉग का मतलब ये हुआ पिछली रिक्तियां, पिछली रिक्तियां। अब समझिए, मान लेते हैं कि, और ये किस पे बोल रहा है, आरक्षण का सिद्धांत, तो जाहिर सी बात है इसमें जनरल को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हम ऐसे मानते हैं, चलिए देखो, मान लो 60 सीट है, 60 सीट है, और ये क्या है, आरक्षित है, आरक्षित है, 60 सीट है, आरक्षित है। ठीक है। तो 60 में से 40 सीट क्या हो गया, भर गया, 40 सीट भर गया, तो कितना खाली रहा, 20 सीट, 20 सीट खाली रहा। तो कहने का मतलब कि ये मान लेते हैं 2006 में एक वैकेंसी आई, मैं ना इसमें सीट का बंटवारा नहीं कर रही हूँ, कितनी वैकेंसी आई क्या आई वो नहीं कर रही हूँ, इसमें डायरेक्ट बता रही। 2006 में एक वैकेंसी आई जिसमें से इतना याद रखिए कि 60 जो थे, मतलब 100 ही है, तो 60 क्या है, आरक्षित है। ठीक है। तो 60 आरक्षित है, और 60 में से 40 सीट भर गया है। ठीक है। और कितना बाकी रह गया, 20 सीट खाली रह गया है।
अब क्या हो गया, 2007 में फिर से वैकेंसी आती है तो ये 20 सीट है ना, वो यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो 20 सीट चला जाएगा। तो क्वेश्चन यही है कि ये क्या ये 20 सीटों पर भी वही आरक्षण का सिद्धांत लागू होगा जो पहले, मतलब पहले नॉर्मली जो वैकेंसी आई उस पे था, जैसे पहले जिस पे ये आरक्षण का सिद्धांत था तो ये 20 के 20 पूरा आरक्षित ही था, क्योंकि ये आरक्षण का आरक्षित सीट है तो ये आरक्षित था। तो जब ये इसमें गया तो क्या अब 2007 के वैकेंसी में ये सीट इंक्लूड हो गया, तो क्या इस पे फिर से आरक्षण का सिद्धांत लागू होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये वाद भी गया इंदिरा साहनी वाद में, और उच्चतम न्यायालय ने बोला कि हाँ इस पे आरक्षण का सिद्धांत लागू होगा पर 50%, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ 50% ही देंगे। तो कहने का मतलब कि 10 सीट आरक्षित हुआ, 10 सीट आरक्षित हुआ और ये क्या हो गया, 10 सीट जनरल को मिल गया, तो 10 ही आरक्षित हो पा रहा है। लेकिन अभी ऐसे रुक कैसे सकता है, इस बात को यहाँ पे उच्चतम न्यायालय ने बोला, लेकिन इस पे तो विवाद होगा ही होगा। तो अब क्या हुआ, फिर से एक संविधान संशोधन लाया गया इस निर्णय को बदलने के लिए, क्योंकि भैया हमको सबकी खुशी चाहिए। हम अगर राजनीतिक पार्टी में हैं तो हम आपको भी आरक्षण देंगे, आपको भी देंगे, आपको भी देंगे, आपको भी देंगे, हम सबको खुश करके रखेंगे। तो इसमें क्या था कि 10 सीट का तो आरक्षित, जो सीट यहाँ से लेके आए थे हम, आरक्षित सीट लेके आए थे, उसमें से क्या हो गया, 10 सीट तो आरक्षित रह गया, 20 सीट यहीं से लेके आए ना, 60 आरक्षित सीट है जिसमें से 40 तो पहले भर गया और 20 खाली रह गया, तो ये 20 तो हम आरक्षित से ही लेके आए हैं ना। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने बोला कि नहीं, जब अगले साल ये खाली रह गया है तो इस पे सिर्फ 50% ही इस पे आरक्षण का सिद्धांत लगेगा, मतलब 50% सीट ही आरक्षित रहेगी, बाकी 50% क्या हो जाएगी, जनरल में चली जाएगी। लेकिन ऐसा होगा कैसे, ऐसा होने तो नहीं देंगे। तो क्या किया गया, 81वां संविधान संशोधन लाया गया 2000 में और आर्टिकल 16 के क्लॉज 4B को जोड़ा गया। उस समय सरकार किसकी थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की, और ये कहा गया कि देखिए उच्चतम न्यायालय ने 50% कर दिया है ना, लेकिन नहीं, हम 100% देंगे, मतलब कि जो 20 सीटें 2007 में आई हैं रिक्त सीटें, उस पे हम किसी भी, उसमें कोई बंटवारा नहीं होगा, वो आरक्षित ही रहेगी, 100% आरक्षित रहेगी। ये नहीं कि 50% इसका आरक्षण में जाएगा, 50% इसमें जनरल में चला जाएगा, ये नहीं होगा। तो देखो ये पिछड़े की राजनीति है, राजनीति में ये सब चलेगा ही चलेगा, क्योंकि हमें किसका समर्थन चाहिए, पिछड़ों का, क्योंकि जैसे जैसे समाज बढ़ रहा है, जैसे जैसे देश का विकास हो रहा है, पिछड़ी जातियों का प्रभाव भी बढ़ रहा है, तो सबको क्या है, पिछड़ी जाति का समर्थन चाहिए। अगर आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 नहीं आता तो ये भी नहीं होता, ठीक है, ना ही 77 संविधान संशोधन होता, ना ही आरक्षण की वैसी कोई राजनीति होती। लेकिन आर्टिकल 15 के क्लॉज 4 आया तो ये आरक्षण की राजनीति भी क्या पकड़ ली, एक सुर और ताल, अच्छे एक सुर और ताल में क्या होने लगा, आगे बढ़ने लगा। और हर राजनीतिक पार्टियों के लिए ये क्या बना, बैसाखी बना, आरक्षण की राजनीति। आरक्षण की बैसाखी अगर ये नहीं पकड़ेंगे राजनीतिक पार्टियां तो इनको पता था कि वो क्या हो जाएंगे, हार सकते हैं, क्योंकि पिछड़ी जाति का समर्थन पाने के लिए ये राजनीति चलती ही जा रही है। अब एक और बात हमें ये समझना होगा कि संविधान ने जो आरक्षण दिया वो सिर्फ सामाजिक न्याय लाने के लिए दिया ताकि पिछड़ी जातियों का उत्थान हो, लेकिन राजनीतिक पार्टियां जो आरक्षण और जो संविधान संशोधन कर रही थी वो सिर्फ और सिर्फ आरक्षण की बैसाखी को थामकर पिछड़ों का समर्थन लेकर सरकार में बने रहने के लिए। तो अब एक लास्ट टॉपिक बचा है, वो है रोस्टर का सिद्धांत, वो भी देख लेते हैं। रोस्टर के सिद्धांत पे चलते हैं। तो रोस्टर के सिद्धांत में मतलब पहले मैं स्टार्टिंग में बता देती हूँ कि रोस्टर का सिद्धांत आरक्षण पे कहाँ लागू होगा। जहाँ भर्तियाँ इकट्ठी होंगी वहाँ पे इसका सिद्धांत नहीं लागू होता है। जहाँ टुकड़ों में इसकी, जहाँ वैकेंसी जो निकलते हैं और टुकड़ों में क्या होती है, भर्ती होती है, वहाँ पे इसका सिद्धांत लगता है। मतलब समझिए, मान लीजिए कोई संस्था है तो वहाँ पे 100 सीटें हैं, लेकिन एक बार में 100 सीटें निकाल देगा तो रोस्टर का सिद्धांत नहीं लगेगा। लेकिन अगर तोड़ तोड़ के निकाल रहा है, 5, 10, 15, 20 ऐसे करके निकाल रहा है टुकड़ों में, तो रोस्टर का सिद्धांत लगाना पड़ेगा। अब रोस्टर का सिद्धांत लगेगा कैसे, वो समझा देती हूँ। जैसे कि देखिए, एक संस्था है जहाँ पे 10 सीट टोटल है, तो 10 को पहले वो क्या कर लेगा, पहले ही बांट लेगा। किसमें, तो परसेंटेज तो पता है, 10% के हिसाब से EWS को 1 मिला, ठीक है, 27% से इसको 3 मिला, 22% से इसको 2 मिला और
नॉर्मल जो बचा जनरल में 4 गया, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे, ये बांट लेंगे। तो जैसे कि देखो ये बोलेंगे कि जैसे 3 सीट देना है ना, तो कोई भी 3, 1 2 3, तो ये 3 सीट किसको दे देंगे, ये ओबीसी। तो मान लो 2005 में अगर ये तीसरे सीट के लिए 2005 में अगर तीसरे सीट का वैकेंसी आता है तो ये सिर्फ और सिर्फ ओबीसी के लिए रहेगा, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस का मान लो कोई भी, ये ले लिया ईडब्ल्यूएस का, ईडब्ल्यूएस, और अगर 2006 में या फिर 2005 में 2 वैकेंसी आती है, वैकेंसी नंबर 10 की और वैकेंसी नंबर 3 की, तो इस पे 2 दावेदार होंगे, एक ओबीसी और एक ईडब्ल्यूएस, ठीक है। उसके बाद क्या है, एसटी एससी का फिर 2 ले लेते हैं। तो चलिए ये हम चौथा नंबर सीट और 7वां नंबर सीट 2 ले लेते हैं एसटी एससी के लिए, एसटी एससी, ठीक है। और जनरल का 4 हुआ, तो ये 2 जनरल का हो गया, और यहाँ से ये 8वां नंबर और ये चौथा नंबर, तो ये और ये जनरल के हो गया। तो कहने का ये मतलब है कि मान लीजिए 2005 में अगर 3 वैकेंसी निकालता है, वैकेंसी नंबर 3 है इसमें, ठीक है, वैकेंसी नंबर 10 है और वैकेंसी नंबर 7 है, तो कौन कौन अप्लाई करेगा, तो 3 में ओबीसी, 1 सीट ओबीसी का है, और 10 नंबर वैकेंसी किसको बांटा है, ईडब्ल्यूएस को, तो ईडब्ल्यूएस अप्लाई करेगा। और उसके बाद एक और वैकेंसी बोली थी, मैं खुद कंफ्यूज हो गई हूँ। तो कोई भी मान लो, चलो 4th नंबर लेते हैं, तो 4th नंबर एसटी एससी का अगर है तो एसटी एससी, तो ये 3 अप्लाई करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी, तो ये क्या करेगा, टुकड़ों में ना ले रहा है, जो भी भर्ती है वो टुकड़ों में ले रहा है, तो इसका मतलब वो पहले ही डिवाइड कर देगा कि कौन सा सीट हम किसको देंगे। तो 3rd नंबर सीट अगर ओबीसी के लिए सेलेक्ट किया, तो जब भी 3rd नंबर की वैकेंसी आएगी सिर्फ ओबीसी अप्लाई कर पाएंगे। अगर जब 5th नंबर की आएगी तो कौन कर पाएगा, तो 5th नंबर वाला एसटी एससी का अगर है तो एसटी एससी कर पाएगा। 1 2 का वैकेंसी आया तो कौन करेगा, जनरल करेगा। 10th वाला वैकेंसी आया तो कौन करेगा, ईडब्ल्यूएस करेगा। तो यही है रोस्टर का सिद्धांत। आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम निष्कर्ष बताते हैं, आरक्षण का निष्कर्ष क्या है, क्योंकि आरक्षण क्यों निर्धारित सीमा, आरक्षण की सीमा बताई है, आरक्षण की सीमा आवश्यक क्यों है ये बता दिया है, आरक्षण होना चाहिए नहीं होना चाहिए ये बता दिया है, ठीक है। आरक्षण होना भी चाहिए तो कहाँ होना चाहिए, देखिए कौन है। तो बच्चों माफ़ करना, कॉल आ गया था, तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए आरक्षण के बारे में जितनी भी टॉपिक थी उस सबको मैंने क्लियर करा दिया है, आप प्रीवियस क्लास जरूर देख लेना। तो आरक्षण का जब टॉपिक क्लियर हो चुका है तो उसके निष्कर्ष पे भी हमें पहुंचना चाहिए। तो निष्कर्ष ये है कि देखो अब क्या है, आरक्षण की जो राजनीति है अगर उसको हम लेके चलते भी हैं, राजनीतिक पार्टियां उसको लेके चल ही रही हैं, तो वो क्या करेंगे, आपको आरक्षण देंगे, मुझे देंगे, सबको आरक्षण देंगे, वो सबको खुश करेंगे। लेकिन अगर हम सच्चाई को देखें तो आरक्षण आप सिर्फ सरकारी सेवाओं में मिलता है, कौन सा प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण है। अगर हम आपको उच्च संस्था में पढ़ने का आरक्षण दे भी दे, फिर आप वहाँ से निकलोगे तो कौन सी कंपनी है सरकारी जो आपके लिए बैठी हुई आरक्षण वाले लोगों के लिए कि आइए हमारे यहाँ काम कीजिए। प्राइवेट सेक्टर में तो ओनली कुशलता पे काम होता है, ठीक है। तो कुशलता अगर आपको चाहिए तो इसके लिए क्या है कि आपको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य मिलना चाहिए, ठीक है। और सच्चाई तो ये है कि अब सरकारी नौकरियों की वैकेंसी कहाँ ज़्यादातर निकल पा रही है, बिल्कुल भी नहीं आ रही है। धीरे धीरे क्या हो रहा है, सारी संस्थाएं जो भी सरकारी है वो भी तो प्राइवेट होते जा रही है। एयर इंडिया भी प्राइवेट ही हो गई है। तो प्राइवेट सेक्टर में तो कुशलता काम आएगा, आरक्षण तो काम आएगा नहीं। और आरक्षण की राजनीति तो चला ही जा रहा है, अभी भी चलेगा, आगे भी चलेगा, क्योंकि वो आरक्षण सबको देकर खुश रखना चाहते हैं। पर ये आरक्षण फायदेमंद कब होगा, ठीक है। तो आरक्षण क्या है, एक उपकरण है। निष्कर्ष में हम साफ साफ लिखेंगे आरक्षण उपकरण है जो सामाजिक न्याय लाने के लिए दिया जाता है। तो सामाजिक न्याय लाने के लिए मतलब पिछड़ों का उत्थान करने के लिए हमारे संविधान ने आरक्षण दिया, पर आरक्षण की राजनीति तो राजनीतिक पार्टियों ने स्टार्ट किया है, ठीक है। तो साफ साफ लिखना कि आरक्षण क्या एक उपकरण है जो कि सामाजिक न्याय लाने के लिए है। तो राजनीतिक पार्टी द्वारा इसको हथकंडा नहीं बनाना चाहिए और साथ में ही पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए व्यापक प्रयास करना चाहिए, जिससे क्या हो, उनकी कुशलता और विकसित हो, उनका समाज का स्तर और विकसित हो। तो ये हो गया हमारा निष्कर्ष। और समाज में सिर्फ पिछड़ी के लिए ही नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए
एक व्यापक स्तर होना चाहिए जहां पर उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य को विशेष ध्यान देने के लिए प्रत्येक वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए काम होना चाहिए। तो ये रहा हमारा निष्कर्ष और आज का क्लास मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब थी लेकिन मैंने क्लास लिया, अगर कहीं ऊपर नीचे हो गया होगा बोलने में समझाने में तो उसको माफ़ कीजिएगा। और उम्मीद करती हूँ कि आपका जो भी आरक्षण से रिलेटेड जो डाउट होगा वो मेरे सारे वीडियोस देखने के बाद ख़त्म हो जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।